नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस लीगल चैनल पे। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत सारे लीगल और फिनेंशियल इश्यूज़ को। तो आज का हमारा विषय है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन को कैसे ड्राफ्ट करें। जी हाँ मित्रों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन को कैसे ड्राफ्ट करें, वो क्या शर्तें हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन को फाइल करने के पहले, हम लोग उसको भी जानेंगे। और वो कौन सी बातें जिनका ख्याल रखना पड़ता है किसी भी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन को फाइल करने के पहले। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन को फाइल करने के लिए जुरिसडिक्शन को हम कैसे डिसाइड करते हैं। जुरिसडिक्शन के बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि इसमें क्या प्रोसीड्योर है, हम लोग कंप्लीट जो प्रोसीड्योर है उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि इसमें पूरा समय कितना लगता है। तो सबसे पहले पहले आइए हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन डिवोर्स होता क्या है। तो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, म्यूचुअल कंसेंट यानी दोनों ही पार्टी यानी पति और पत्नी दोनों के ही सहमति से, जब दोनों पति और पत्नी सहमत हैं कि इस शादी के बंधन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो वैसी स्थिति को अगर वो डिवोर्स यानी तलाक लेना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति जहां दोनों पति और पत्नी दोनों की सहमति है, तो उसे म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन कहते हैं। अब हर धर्म को गाइड करने के लिए एक अलग अलग मैट्रिमोनियल लॉज हैं। तो खासकर इंडिया में हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन और बुद्धिस्ट, इनको गाइड करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को बनाया गया था, ताकि इन लोगों को इनके मैट्रिमोनियल जो भी इश्यूज हैं उसको डिसाइड किया जाए। इसके साथ ही क्रिश्चियंस को के लिए एक अलग है, मुस्लिम्स के लिए एक अलग लॉज है, और जो मैरिजेस इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन होती हैं उनको गाइड करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट होता है। तो ये सारी प्रोविज़न है। मित्रों, आज मैं आपकी जानकारी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन, म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में बताया गया है। और इसमें जो पहला कंडीशन है सेक्शन 13B में, जो पहला कंडीशन है वो यह है कि पति और पत्नी लगभग 1 साल से एक दूसरे से अलग, दे आर लिविंग सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, यानी एक दूसरे से एक साल तक उनका कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। तो ये पहली शर्त है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए। तो इसके बाद ये तो शर्त हो गई। अब आइए जानते हैं इसमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले जो पहला इशू होता है वो मेंटेनेंस का। अगर वाइफ जो है, जो पत्नी है, अगर वो हाउस वाइफ है या फिर वर्किंग वुमेन है, तो दोनों ही कंडीशन में वो मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल है। तो पहले तो मेंटेनेंस की जो जो चीज़ें हैं वो इन दोनों म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन में ये तय हो जाना चाहिए। फिर अगर कोई उस दाम्पत्य जीवन से अगर कोई बच्चा भी है, तो ये भी डिसाइड हो जाना चाहिए कि उस बच्चे की कस्टडी किसके पास, यानी वो बच्चा किसके पास रहेगा, या उससे उससे रिलेटेड जो कुछ भी शर्तें ये पहले तय हो जानी चाहिए। तीसरी बात होती है कि अगर दोनों दंपति के बीच में, पति पत्नी के बीच में अगर कोई संपत्ति का विवाद है, तो वो भी सारी चीज़ें सेटल हो जानी चाहिए, और उसके बाद एक एग्रीमेंट बन जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये बहुत 3 चीज़ें हैं खास करके। एक मेंटेनेंस, दूसरी जो चीज़ है वो चाइल्ड कस्टडी, और तीसरा जो है राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ये तीनों चीज़ें सेटल हो जाने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं। तो अगर ये इन तीनों चीज़ों पे आपकी सहमति बन गई है, तो आप एग्रीमेंट पेपर पे साइन कर लें। उसके बाद फिर बात होती है कि पिटीशन कैसे फाइल करें। पिटीशन फाइल करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं बहुत सारे। जैसे कि सबसे पहले आपको जो है मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो मैरिज का इन्विटेशन कार्ड से भी काम चल जाता है। उसके बाद आपका स्टैम्प साइज फोटो चाहिए, आपका मैरिज सेरेमनी के जो फोटोग्राफ्स है वो चाहिए होते हैं। फिर आपके कुछ इनकम टैक्स रिटर्न, कुछ 2-3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपीज़ भी आपको लगानी पड़ती है, ताकि आप अपने एसेट्स को, अपने लाइबिलिटीज़, अपने फाइनेंशियल जो कुछ भी है, आपका फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, उसे आप बता सकें। तो इन सारी चीज़ों को के बाद आपको ड्राफ्ट करना होता है। ड्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले तो जुरिसडिक्शन डिसाइड करना पड़ता है। जुरिसडिक्शन कहाँ पे होगा? तो जुरिसडिक्शन ये वहाँ हो सकता है जहाँ पे शादी हुई हो, यहाँ पे शादी हुई हो, वेयर द मैरिज हैज सोलमनाइज्ड, जहाँ पे शादी हुई हो। दूसरा जुरिसडिक्शन वो हो सकता है जहाँ पे जो पति पत्नी है वो आखिरी बार जो एक साथ रहे हैं, वो भी जुरिसडिक्शन हो सकता है। या तीसरा जुरिसडिक्शन वो हो सकता है जहाँ पे जो पत्नी है वो रह रही हैं। तो ये 3 जुरिसडिक्शन की शर्तें हैं इसके ऊपर। तो आइए अब जानते हैं कि इस पिटीशन को कैसे ड्राफ्ट करें। तो सबसे पहले आप कोर्ट का नाम, उसके बाद वो जहाँ का जुरिसडिक्शन है उस शहर का नाम देना होगा। उसके बाद आपको पार्टीज़ का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक बात और आपको जाहिर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे दोनों जो पार्टीज़ हैं, दोनों ही पिटिशनर है, कोई रेस्पोंडेंट नहीं है, और ये एक ज्वाइंट पिटीशन है। इसलिए दोनों ही जो पार्टीज हैं वो एज ए पिटिशनर फाइल कर सकते हैं, और दोनों को एक ही वकील जो है वो रिप्रेजेंट भी कर सकता है। तो ये भी इसमें सहूलियत होती है कि आपको अलग अलग वकील नहीं करने पड़ते हैं, एक ही वकील दोनों के लिए होता है।
अब आपको लिखना होता है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट फॉर द म्यूचुअल डिवोर्स। इसके बाद आपको बताना होता है कि शादी कहाँ पे हुई थी, जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एनेक्स करने पड़ते हैं। फिर आपको जो है स्टेटस बताना पड़ता है कि शादी के पहले हस्बैंड का मैरिड थे अनमैरिड थे, वो उनका एड्रेस बताना पड़ता है। ऐसे ही जो वाइफ है उनके भी स्टेटस और उनके भी एड्रेस को बताना पड़ता है। फिर आप उन सारी बातों को बताते हैं कि कैसे ये शादी जो है एकदम, अब इसमें कोई भी कुछ भी अब इसमें मतलब अब ये फिर से रिस्टोर नहीं हो सकता, और इसमें जो है इररिवर्केबल डिफरेंसेस आ चुके हैं जो कि अब सॉल्व नहीं हो सकते हैं। और जितने भी रिकंसिलेशन यानी समझौते की जितने भी गुंजाइश थे, अब वो सारी गुंजाइश खत्म हो चुकी है, वो सारे फेल हो चुके हैं, और अब इसमें डिवोर्स के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद पूरे क्रोनोलॉजी के साथ आपको बताना होता है कि किस डेट को किस तारीख को क्या हुआ था। ये सारी चीज़ों को लिखने के बाद आखिर में आप प्रेयर में ये लिखते हैं कि आप म्यूचुअल कंसेंट के लिए एग्री हैं। तो इस पिटीशन को फर्स्ट मोशन पिटीशन कहते हैं। इस पिटीशन के बाद जो जज हैं वो दोनों ही पार्टीज का स्टेटमेंट लेते हैं, जहां पे उन्हें जाके बताना पड़ता है कि वो दोनों अपना कंसेंट दे रहे हैं इस म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन के लिए। इसके बाद भी जज साहब उन्हें एक चांस देते हैं कि अगर कोई पॉसिबिलिटीज है दोनों पार्टीज के बीच में कोई रिकंसिलेशन के लिए, तो इसके लिए एक 6 महीने का समय देते हैं। इसे कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है। हालांकि इस कूलिंग ऑफ पीरियड को ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर कपल चाहे, अगर उनको लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझौते की जितनी भी गुंजाइश थी सबका उपयोग किया जा सकता है, तो वो हाईकोर्ट में जाके इसे वेव भी करा सकते हैं। तो वेव हो गया तो अच्छी बात है। अगर वेव नहीं हुआ तो 6 महीने बाद फिर से आप सेकंड मोशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और सेकंड मोशन पिटीशन में जो है उसके बाद डिग्री ऑफ डिवोर्स मिल जाता है। तो सेकंड मोशन पिटीशन को आप 6 महीने से 18 महीने के बीच में कभी भी फाइल कर सकते हैं। तो ये है सारा प्रोसीड्योर हाउ टू फाइल कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट पिटीशन को कैसे फाइल किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट में फाइल किया जाता है, और स्पेशल मैरिज एक्ट में ये 28A में फाइल किया जाता है। तो इस तरह अलग अलग मैट्रिमोनियल लॉज में ये अलग अलग इसमें प्रोविज़न है, लेकिन हर मैट्रिमोनियल बॉन्ड में इसका प्रोविज़न है। तो ये हमारा आज का वीडियो था म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन के ऊपर। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंटेस्टेड डिवोर्स पिटीशंस के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे उसको ड्राफ्ट करें, उसमें क्या कंडीशन होती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और शेयर करें। और साथ ही जो दोस्त हमारे नए आए हैं, जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।